और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम सबका हिसाब होगा। आज हिसाब होगा उस अरियल रुख का जो दुनिया को एक महायुद्ध के मुखाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। आज बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जंग के मैदान में उनका कोई बॉस नहीं है। नेतन्याहू ने महाशक्ति अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या डील हो रही है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। इजराइल अपने दुश्मनों से अकेले निपटेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या नेतन्याहू का ये एकला चलो प्लान मुमकिन हो पाएगा, या इसमें कुछ ना कुछ स्थिति अवरोध बनेगी, कुछ रोड़ा अटकेगा। आखिर क्यों नेतन्याहू ने सुपर पावर की परवाह करना छोड़ दिया है, इसको लेकर भी बड़ा प्रश्न उठ रहा है। पश्चिम एशिया की धरती सुलग रही है, बारूद की गंध गहरी हो चुकी है और इस महाविनाश के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो तेवर दिखाए हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया सोच रही थी कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी इजराइल के हाथ बांध देगी। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू ईरान पर अपने कदम पीछे खींच लेगा। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की सुरक्षा की चाबी किसी विदेशी ताकत के पास बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद उनके हाथों में है, जो वो जब चलाए, जैसे चलाए, जिस पर चलाए। खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का दौर चल रहा है। ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए ईरान को कुछ रियायतें देने की तैयारी में है। लेकिन तेल अवीव से नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को सीधे संदेश भेजा, ईरान यूएस वार्ता से हमारा कोई वास्ता नहीं। यानी अमेरिका चाहे कोई भी समझौता कर ले, इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के संकल्प से कतई पीछे नहीं हटेगा, और कसम खा ली है इस बात की। लेकिन सवाल यही है कि क्या इजराइल का एकला चलो प्लान वाकई मुमकिन है? क्या बिना अमेरिका हथियारों के और बिना अमेरिकी फंड के, बिना अमेरिकी सैटेलाइट सपोर्ट के इजराइल अकेले ईरान, हिजबुल्लाह, हूतियों के इस त्रिकोण को मात दे पाएगा? या फिर नेतन्याहू का यह कदम इजराइल को दुनिया में बिल्कुल अलग थलग कर देगा, सबसे अलग? फैसला साफ है, नेतन्याहू आर पार के इस वक्त मूड में है, क्योंकि स्थिति और बयानों में इस तरीके से तलखी नजर आ रही है। नेतन्याहू वो ट्रंप की दोस्ती खोने को तैयार है, लेकिन ईरान को बख्शने के लिए बिल्कुल नहीं। अब देखना यह होगा कि सुपर पावर को ठेंगा दिखाने वाले नेतन्याहू का यह दांव उन्हें जीत दिलाता है, या फिर विनाश के उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं। होता क्या, ये देखने वाली बात होगी। इसी टॉपिक पर आज करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए। नेतन्याहू का एकला चलो प्लान, क्या होगा अंजाम? मिडिल ईस्ट में तनाव, ईरान अमेरिका में बवाल। समझौते पर लटकी तलवार, बीबी को नहीं चाहिए ट्रंप का साथ। नेतन्याहू ने दिखाए सख्त तेवर, पश्चिम एशिया में मचा हड़कंप। अब सवाल इसको लेकर खड़ा हो रहा है, लेकिन इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही सर, रिटायर्ड, रोहित शर्मा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका यादव इजराइल समर्थक हमारे साथ रूस से सीधे कनेक्ट है, मौलाना नाजिम अशरफी ईरान मामलों की जानकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मेरा सवाल आप ही से है संजीत सर, कि अगर मैं सीधे सीधे प्रश्न आपसे करूं, अकेले अलग थलग चल चुके हैं नेतन्याहू, वो कह रहे कोई वास्ता नहीं है। अमेरिका का कॉल चाहे शांति के लिए हो, चाहे डील के लिए हो, ईरान से बातचीत के लिए हो, वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए हो, हॉर्मुज के लिए हो, नन ऑफ इजराइल्स बिजनेस।
रितु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद। देखिए, जहां तक सवाल इस चीज का है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो है अकेले चलेंगे, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है, वो अकेले चलने के लिए मजबूर क्यों हैं और क्यों हो रहे हैं। हम्म। आप देखिए, जब ईरान और यूएस की डील होती है तो ईरान इजराइल को उसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि लड़ाई अगर आप देखें, जो जेनेसिस है लड़ाई का, वो इजराइल और ईरान के बीच में। अमेरिका तो सिर्फ इजराइल के सपोर्ट के लिए आया था। तो जब एक तीन लोग लड़ रहे हैं हम्म। और दो आपस में बात कर रहे हो, तीसरे को उसमें शामिल नहीं कर रहे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि तीसरे के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा जा रहा। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पीस डील करने की या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने की उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि उनको वो साइन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि जबकि उनको जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उनमें से कोई भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर ये डील हो जाती है तो ज्यादा फायदा इस डील का ईरान को हुआ है। उनके ऊपर से सैंक्शन हट जाएगी, फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो जो है उनके अनफ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद $300 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट प्लान है वो नहीं, पर कामयाब हो जाएगा। टेक्निकली संजीत सर, शुरू तो जब ये जंग शुरू हुई तब तो साथ ही थे ना, तो इसमें ज़रूरत है क्या ऐसे तीनों दड़ों को अलग अलग ज्वाइन करने की या किसी को इस तरीके से शामिल करवाने की? मैं सही बोल रही हूँ रोहित सर? बिल्कुल सही। देखिए, हम्म। ऐसा है कि समझने की बात यह है कि वॉर इसराइल की थी जिसको अमेरिका डर। हम्म। अब अमेरिका और ईरान ने एक डील की है, लेकिन वो डील कितनी इफेक्टिव है सामने देख रही हम्म। है। नेतन्याहू के लिए ये कहना कि नेतन्याहू अमेरिका से बाहर जा सकते हैं, हम्म। मेरे को लगता है कि नेतन्याहू, इट्स द अदर वे राउंड। हम्म। अमेरिका नेतन्याहू से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मिडल ईस्ट पे कंट्रोल रखने के लिए इसराइल इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। यही नहीं, पूरी पॉलिटिक्स, पूरा गेम भी खेलता है इसराइल। अगर बोले तो चाइना को टेक्नोलॉजी 80s के दौर में किसने दी थी? हम्म। इसराइल ने दी। अमेरिका ने डायरेक्टली नहीं दी, हाँ। लेकिन वाया इसराइल गई। तो ये सारे काम इसराइल से करवाए जाते हैं। कहीं पे आपको किसी पे प्रेशर डालना है, वो इसराइल से करवाया जाएगा। एंड देन यहूदी नहीं, तो लॉबी, इस यानी बात कि का इफेक्ट पड़ रहा होगा रोहित सर, जब उन्होंने कहा कि कोई वास्ता नहीं है, नेतन्याहू का कोई इसमें टेक नहीं है, इजराइल नहीं मानता इस डील को, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा? ट्रंप पे प्रभाव पड़ तो रहा है, वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये है, एक क्वेश्चन ये, क्या ट्रंप अकेले इस डील को इम्प्लीमेंट कर लेंगे? हम्म। नेतन्याहू अंदर कुछ लेबनान में और एंट्री मारते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये डील किस काम की? राइट। देन नेतन्याहू का दूसरा एक बहुत पुराना ड्रीम है कि हम ईरान को हरा दें। यही यही ड्रीम सऊदी अरेबिया लेके बैठा है, यही ड्रीम गल्फ के बहुत सारे और कंट्रीज लेके बैठे हैं। हम्म। तो ऐसे ऐसे माहौल में जहां नेतन्याहू ईरान को खत्म करना चाहते हैं, नेतन्याहू नहीं चाहते कि उस पूरे रीजन में किसी के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो, ताकि इसराइल अकेला सुपर पावर वहां पर न बैठे रहे। हाँ। इस वॉर से वहां पर एक पावर इसराइल बनी, दूसरी पावर अब ईरान के ऊपर के सामने आई है। हम्म। और ये चीज नेतन्याहू को खटक रही होगी, इसराइल को खटक रही होगी, अमेरिका को भी खटक रही होगी। सऊदी अरेबिया। नाज़िम अशरफी, सवाल आपसे मेरा, रोहित सर ने बिल्कुल सही शब्दों में डिकोड किया है। मुझे ज़रा आप ये बताइएगा कि अगर हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इन्हें जड़ से मिटाने के लिए इजराइल ने कसम खा ली है, और इसके साथ साथ पैरेलली एक डील कोट अनकोट नामक चीज़ भी चल रही है, फिजाओं में इसको लेकर चर्चा है कि हॉर्मूज का जो पेंच है वो यहीं से ठीक होगा। आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ा विरोध क्या नेतन्याहू ही बनेंगे? देखिए रितु जी, मैं आपको बताता चलूं, अभी तक हमारे दोनों पैनलिस्ट के एक एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग थे। मतलब एक बात उनकी अच्छी थी, एक बात उनकी अच्छी थी। अब तो ऐसे ही होता है हर इंसान के साथ, हर शख्स की, हर कंट्री की कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती हैं, कोई स्ट्रांगनेस होती है, कहीं ना कहीं लूज पॉइंट भी होते हैं। देखिए, हम जानते हैं यूएस की बात करें तो यूएस अभी जैसे कह रहे थे कि इसराइल से मतलब कवर करने के लिए इसराइल का साथ यूएस को बहुत ज़रूरी है। हम्म। मैं इससे थोड़ा सा गलत अलग जाऊंगा। अलग ये है कि यूएस का जो साथ है ना, जो उसके जितने जो मिलिट्री बेसिस हैं
जैसे सऊदी अरबिया में है, यूएई में है, कतर में है, ओमान में है, सब जगह। तो यहाँ ज्यादा जगह है। यहाँ इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा। तो उसके उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर हम नेतन्याहू की अगर बात करें, तो नेतन्याहू कहीं पर भी किसी भी जगह कुछ नहीं है, कहीं नहीं टिकते अगर यूएस साथ छोड़ देता है। उसका एक रीजन और भी है। देखिए, यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस के यूएई से बड़े अच्छे संबंध हैं, अच्छा। सऊदी अरबिया से बहुत अच्छे मामलात हैं उनके, कतर से, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं ओवरऑल, टोटली कंट्रीज से यूएस की जो मिलिट्रीज वहां पर हैं, वो उनका मिलिट्री आई सिक्योरिटी डोंट थिंक प्रोटेक्शन सब प्रियंका कुछ जी यूएस का है वहां पर। इस बात से एग्री करेंगी, राइट प्रियंका जी? मैं इनकी एक बात से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी कि यूएस के बिना नेतन्याहू कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हाँ। हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मैं बता दूं आपको। और जो ये फिलहाल जो परिस्थिति जो बनी हुई है, मैं परसों के दिन भी कह रही थी कि ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने दो टीम अपनी तैयार करके रखी है। एक पीस वाली टीम जो कि जेडी वेंस और तुलसी गबार्ड की है, और दूसरी टीम जो है वो जैरेड कुशनर और ये पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो की प्रो वॉर की जो टीम है। और जब मार्को रूबियो का उसी दिन बयान आया था, मैं कह रही थी मुझे डर है कुछ हलचल होने वाली है, और हलचल हो गई। तो इस हलचल के बाद ट्रम्प का आज का ही बयान है कि जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से कुछ भी काम करना है वो अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करे, क्योंकि जब हम उनको डिसेप्शन के लिए बुलाते हैं, हम उनको ऑपरेशन के लिए बुलाते हैं, वो नहीं आते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम या तो अपनी या कोई भी लोग अपने आप करें, या फिर यूएसए से ऑयल खरीदे। ये है मेजर, ये है स्टेटमेंट, ये है मेन पॉइंट। यूएसए से ऑयल खरीदे। यहां यूएसए बता रहा है कि जिस तरीके से काफी हद तक काफी बायर्स यूएसए ऑलरेडी ले जा चुका है, यूएस प्लस रशिया। और ये जो पॉइंट है यही है प्रियंका, मेन बट वो पॉइंट। जो सपोर्ट मिलता है, चाहे सैटेलाइट सपोर्ट हो, अमेरिकन फोर्सेस के लिए अगर मैं पूछूं, वो फोर्सेस का सपोर्ट हो, सेना का सपोर्ट हो, उन तमाम सपोर्ट को अगर एक का कटघरे में रख दें तो उसमें क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसराइल को अमेरिका के अगेंस्ट चलने का, पैरेलली ना चलने का? देखिए, ऑलरेडी लेबनान को लेकर के जो बातचीत हो रही थी दोनों पक्षों के बीच में, उसमें यूएस ने बड़ा अच्छा मीडिएशन का रोल प्ले किया है। और उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों का जो है डिवीजन हो गया है, दोनों सेपरेट हो गए हैं। बस इतना है कि जो जो इनकी जो टॉक्स चल रही है ईरान और यूएस की, उसमें इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट। और एंड आई थिंक ये डेलिबरेटली ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो है इट्स आर्टिफिशियल। ये जो भी एमओयू की बातें हैं, ये सब कुछ है, ये आर्टिफिशियल है। रेजिम चेंज हो चुका है। अब ये यूएसए के साथ ईरान मिल करके हॉर्मुज खेल रहा है, और ये तब तक खेला जाएगा तब तक अच्छे खासे ऑयल बायर्स यूएस को नहीं मिल जाते नाज़िम हैं, और अशरफी स्ट्रेट आपको ऑफ जवाब हॉर्मुज देना चाह रहे हैं। टोटली नाज़िम अशरफी। इररेलेवेंट नहीं हो जाता है। अशरफी तो जी। ये तब तक चलता रहेगा। और जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल ने मेरा अपनी जवाब जो पावर है, मिडल मेरा ईस्ट जवाब जो है में रितु जी, हम्म। वो मेरा जवाब प्रियंका जी को नहीं है, पर के मेरा एक जवाब है आवाम को, जनता को जो सुन रही है। देखिए, मैं बताऊं, एक ईरान एक ऐसा मुल्क है, वाकई उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास जो भी कुछ है, उसकी जमीन, धन, जायदाद, दौलत, सब कुछ उसके पास हॉर्मुज स्टेट है, वही उसका है सब कुछ। और वही एक उसका पॉइंट है जहां से वो थोड़ी बहुत स्ट्रांगनेस उसे मिल सकती है, या वो उसको मान के चल रहा है। अच्छा, उसका ये है कि वो आत्मरक्षा, मतलब अपने आप को खुसूसी तौर पर हिफाजत करना, और किसी से जंग लड़ना, दोनों अलग चीजें हैं। वो जंग नहीं लड़ रहा ईरान किसी से, वो अपने आप की हिफाजत करने के चक्कर में। हाँ, अगर फिर किसी को ज्यादा आप तंग करेंगे तो वो तो करेगा ही। अभी ये जैसे नहीं कोई मौलाना कहता है साहब, कि साहब आप ईरान को पनामा उसने पे खींच अटैक लिया करके, इसराइल ने। आप पनामा के शिप पे अब अटैक करके, सिंगापुर के अब शिप पे प्रियंका जी, अटैक मैं नहीं करके बोला था ना कौन आपके सी बीच में। अब आप मेरी बात सुन लीजिए तो शायद बहुत पावर अच्छा मूव लगेगा आपको। करना अब मैं नहीं चाहते बोला हैं? था ना, आप जो भी बोल रहे थे मैं तो सुन ही रहा था, तो सुन लीजिए, आप बाद में कहिएगा अपनी बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि ईरान अगर दोनों मुल्कों से मिलकर, मतलब यूएस और इजराइल दोनों से मिलकर वो लड़ा, जबकि उसकी लड़ने का इतना हिसाब था नहीं, ये सारे लोग जानते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे पैनलिस्ट भी जानते हो, और ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो सारे इस चीज को जानते हैं कि ईरान यूएस के मुकाबले बहुत कमजोर है। और कहीं ना कहीं
पूरी दुनिया पर वो दादागिरी दिखा चुका है, पूरी दुनिया पर हुकूमत जैसी अपनी चलाना चाहता है, तेल का खेल, कमाई का धंधा, अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना, मिलिट्री से लोगों से ईरान सैलरी ने लेनी, कौन सा सपोज छोड़ दैट दिया वहां है? की ईरान ने कौन सा स्थिति ठीक रखी है? ईरान ने कहा इंसानियत नहीं, दिखाई है, नहीं, उसने भी तो हॉर्मूज को रोक दिया। ठीक है, ईरान आपके ईरान में रीजंस हो इंसानियत की बात सकते हैं है। प्रो, देखिए, ईरान आपके पहले रीजंस पिटा हो है। सकते हैं, राइट टेकन, बट आपने भी तो हॉर्मूज बंद किया ना। ईरान ने भी तो हॉर्मूज बंद किया, उससे तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो असर पड़ा है उसका क्या, उसे कैसे आप फेयर बता सकते हैं? एक प्रश्न मेरा संजीत सर आपसे, टेक्निकली ये जो गेम चल रहा है डिप्लोमेटिक तौर पर अगर देखें तो क्या फेयर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्योंकि नेतन्याहू के साथ बिना कहे अगर अमेरिका ने उसका साथ दिया, जंग में शुरू किया, और अब जब बात समझौते को लेकर के या XYZ को लेकर हो रही है तो नेतन्याहू ने साथ देने से इनकार कर दिया, एकला चलो। नहीं, देखिए आप, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बेंजामिन नेतन्याहू साहब की मजबूरी है, उनको अकेला चलना पड़ेगा। क्योंकि उनको इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। अगर आप लेबनान और इजराइल का जो है वहां पे सेटलमेंट करा रहे हैं अमेरिका में, उसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, तो आप मुझे बताइए पीस डील कैसे हो जाएगी? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और यूएसए का होता है, उसमें इजराइल शामिल नहीं, तो कैसे कोई भी चीज वहां पे शांति स्थापित हो सकती? शांति स्थापित नहीं होगी। और ये इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह उसके ऊपर हमला करता रहेगा। लड़ाई इस बारी जो हुई थी वो इजराइल ने तो सर हिजबुल्लाह के लिया ऊपर तो नहीं की थी। लेबनान के केस में तो लिया। हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, हिजबुल्लाह ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद हिजबुल्लाह जो जितना नदर इजराइल है वहां पे जो विलेजेस है, सेटलमेंट है, उसके ऊपर बार बार ड्रोन से, रॉकेट से हमला करता है। तो उसमें इजराइल की ये मजबूरी है कि वो उस थ्रेट को खत्म करे, और उस थ्रेट को खत्म करने के लिए उसने जो सदर्न लेबनान में लिटानी रिवर तक अपना जो उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये इजराइल की मजबूरी है कि उसको लड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ेगा तो हमास दोबारा एक्टिव हो जाएगा, हिजबुल्लाह दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अमेरिका तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके निकल लेगा, भुगतेगा कौन? इजराइल। तो इसलिए इजराइल की मजबूरी है कि उसको, बेंजामिन नेतन्याहू को, ये लड़ाई हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जारी रखनी पड़ेगी। अगर हिजबुल्लाह कल फायरिंग करनी बंद कर देता है, रॉकेट मारने बंद कर देता है, तो इजराइल भी बंद कर देगा। तो ये तो लड़ाई सीजफायर हुआ ना सर इजराइल और लेबनान के बीच, उसके बाद भी तो हमले हुए, वो भी तो हमने देखा ना, उसे भी तो सम्मान नहीं दिया। हाँ, तो देखो, हमास और इजराइल के बीच में भी जो है सीजफायर हुआ था। अभी भी इजराइल का जब मन करता है वो हमास के ऊपर हमला कर देता है। तो ये चीजें जो, अब वो क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, वो खत्म हो गया बोर्ड ऑफ पीस। इसी तरीके से ये भी खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। जब तक आप दोनों, जब इजराइल और ईरान आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, अमेरिका इसको कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। क्योंकि लड़ाई इजराइल और ईरान की है। ईरान प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है और इजराइल को वो प्रॉक्सी जो है बार बार हमला करते हैं। तो दोनों को इसको बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अमेरिका नहीं कर पाएगा। जी रोहित साहब, बस एक सवाल इसी पर मेरा, इज दिस अ ओपन चैलेंज फॉर सुपर पावर फ्रॉम नेतन्याहू? सुपर पावर को ओपन चैलेंज आज नहीं दिया है, कई बार दे चुका है। ये नेतन्याहू को आप समझे तो नेतन्याहू 1996 से अब तक कई अमेरिकन प्रेसिडेंट देख चुके हैं, और ये भी ट्रंप भी 2 साल में चले जाएंगे, खत्म, नेक्स्ट आएगा। और नेतन्याहू को पता है, अगर आप देखें तो कितने यहूदी हैं, फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में कितने यहूदी हैं, उसे छोड़िए। अमेरिकन सेंट्रल बैंक के चीफ ज्यादातर ज्यूज होते हैं। सिजर्ट, वहां के सबसे बड़े बैंक्स, वो ज्यूज की उनकी ओनरशिप है। वहां के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस, ज्यूज की ओनरशिप है। बॉलीवुड, स्टीवन स्पील्सबर्ग यहूदी हैं, निकोल किडमैन यहूदी हैं, और कई यहूदी बैठे। तो वहां की इकोनॉमी में, अमेरिकन इकोनॉमी में यहूदियों का बड़ा से है, और वही तो फंडिंग करते हैं इन सबको, वही तो फंडिंग करते हैं। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं निकाल दूंगा कहानी को बिना यहूदी सपोर्ट के, उनके अपने दामाद भी यहूदी हैं भैया, उनके छोड़िए, बिल क्लिंटन के दामाद तो यहूदी हैं, तो कहां तक यहूदी घुसे हुए हैं, आपको ये तो समझना ही बड़ा मुश्किल है। अभी तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी ईरान ने रखा है कि अब अमेरिका पर हमला नहीं कर पा रहे तो उनके बेसिस पर अटैक कीजिए। नेतन्याहू इस वजह से कहीं प्रेशर में तो नहीं आ जाएंगे, अमेरिकन प्रेशर में?
रोहित अमेरिकन प्रेशर में नेतन्याहू कभी काम करता है, पूरे इसराइल ने कभी काम किया हो तो मुझे बता देना। अमेरिका प्रेशर में काम कर रहा है। वॉर के स्टार्टिंग में ही आप इस मार्को रूबियो के स्टेटमेंट देखिए कि हमारा एक एलाय अगर वॉर में घुस रहा है तो हमें घुसना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। कौन प्रेशर में ये साफ दिख रहा है। संजीव सर इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव सर प्लीज। मैं रोहित जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर इन तीनों की लड़ाई में या तीनों को अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो क्लियर है वो इजराइल है। इजराइल बिल्कुल क्लियर है कि उसे क्या करना है। उसने शुरू में बमबारी करी, उसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी नहीं करी है। इजराइल को पता है कि उसको अगर हमास को और हिजबुल्लाह को अगर किसी तरीके से वो खत्म कर देता है तो उसको ईरान को खत्म करने की जरूरत नहीं। वो अमेरिका की प्रॉब्लम है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है कि नहीं बनाता है। तो जो है ईरान, जो इजराइल है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है और वो अपने ऑब्जेक्टिव जब तक अमेरिका है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। डोनाल्ड ट्रंप और सबसे जो वीक लिंक है पूरी अमेरिकन की जो मिलिट्री है उसमें सबसे उनका जो सुप्रीम कमांडर है, ही इज वेरी वीक। बिकॉज सुबह वो कहते हैं हम स्ट्राइक करेंगे, खत्म कर देंगे, शाम को कहते हैं कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। उनकी जो मिलिट्री है उनको ये नहीं पता लग रहा कि करना क्या है। तो अगर अमेरिका टोटली कंफ्यूज्ड है, ईरान क्लियर है, इजराइल क्लियर है और क्योंकि अमेरिका कंफ्यूज्ड है इसलिए ये डील का जो है ये होना मुश्किल है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उनके फॉरेन मिनिस्टर के, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगले 30 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल रहेगा वो ईरान का रहेगा। जी एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है। इस पर डील बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसमें दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो उनका मेन है, उनका सब कुछ है क्योंकि उत्तरी तट है ईरान का, वो सब उसी की जद में आता है, सब उसी का एरिया लगता है। ग्रीन सिग्नल मिल जाता है नाज़िम अशरफी जी, वो बात सही है, लेकिन ग्रीन सिग्नल थोड़ी मिल जाता है हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को, आतंकियों को। ये क्लियर हैंड थोड़ी दे देते हैं। बेचारे कितने हमास, हिजबुल्लाह, मतलब इजराइल इतने जोर से। अब अगर कोई आदमी आपके यहाँ भी कोई किसी को मारने लगे और अगर कोई आप ही अगर उसको रास्ते में बचाने लगे, 10-20 लोग मिलकर मार रहे हैं तो क्या आप खराब हो जाएंगे वहां पर? ईरान ने बचाने की कोशिश की, यही एक दिक्कत रहेगी, इसलिए इस पर डील नहीं हो पाएगी। दैट्स क्लियर बिल्कुल, क्योंकि ये लेबनान स्थिति है कि जंग मैदान से होकर भर दिए नेतन्याहू ने। एकला चलो का पूरा राग अब सुना दिया है। अमेरिका हो, कोई भी विदेशी प्रेशर हो, इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अपने ऑपरेशन में, अपने सीधे तौर पर अगर कहा जाए जो गोल इजराइल ने सेट किया उसके इर्द गिर्द भी किसी देश की प्रेशर को वो नहीं चलेगा। ये आज की हकीकत है। नेतन्याहू ने ऑन रिकॉर्ड अपने बयानों में ये दिखाया भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी करने लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।